हेलो एवरीवन। सो ये हमारी यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम 2022 में जो हिंदी का पेपर आया था उसे हम सॉल्व करेंगे। हिंदी का जो पेपर होता है वो टोटल 25 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। सो जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हम इस पेपर के थ्रू सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके जो आंसर है वो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं और इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली है? प्रश्नोत्तर प्रणाली। क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं, तो बच्चे एकदम सक्रिय होकर उस चीज़ को सुनते हैं और डरते भी हैं कि क्या पता टीचर हमसे कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए वो उसमें सक्रिय बने रहते हैं। जागृत शब्द का विलोम शब्द है सुषुप्त, विषुप्त, शयन, चेतना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुषुप्त। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा उन संज्ञा को कहते हैं जो एक पूरे समुदाय या ग्रुप का बोध कराती हैं। तो इसके ऑप्शन है पुस्तक, ममता, अच्छाई या सुरेश। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पुस्तक। ठीक है, ममता जो है भाववाचक है, अच्छाई भाववाचक है, सुरेश जो है वो एक व्यक्तिवाचक है। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं संकोच, झिझक, शर्मीला या उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि संकोच, झिझक और शर्मीला होना ये सभी उसके शिक्षा के मार्ग में एक बाधा की तरह कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 8 या 10। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और लास्ट होता है हेतु भूतकाल। तो ये हमारे भूतकाल के 6 भेद है। यहाँ पे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न एंड होते हैं। अब अति लघु प्रश्न देखिए, इनका जो मार्क्स होता है वो 1 नंबर होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न का जो मार्क्स होता है वो 2 नंबर होता है। तो चलिए हम अपने अति लघु प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं कि हिंदी की लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो विराम चिन्ह है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला है पूर्ण विराम। उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यदि कोई वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। इसमें ठहराव को थोड़ी ज़्यादा देर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, सपना स्कूल में है। तो यहाँ पे एकदम पूर्ण हो गया है वाक्य, तो इसमें एंड में क्या लगा है? पूर्ण विराम लगा है। नेक्स्ट जो चिन्ह है वो है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि वाक्य में आश्चर्य, हर्ष या भय और संकोच प्रदर्शित होता है तो हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? इस चिन्ह का, मतलब कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का सिंबल कैसा है? इस तरीके का, जैसे कि हाय, ये कब हुआ। हाय मतलब क्या दिखा रहे हैं? एकदम शोक दिखा रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो इस तरीके से हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द या प्रसिद्ध शब्द का संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। इसका सिंबल इस तरीके का होता है, जैसे कि उदाहरण देखिए, डॉक्टर को पूरा डॉक्टर ना लिख के डॉ लिखा और उसके आगे एक गोला बना दिया। ये गोला नहीं है, ये क्या है? लाघव चिन्ह है। तो उसका मतलब क्या होगा? डॉक्टर। एम ए क्या है? हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसे किस तरीके से प्रदर्शित कर दिया गया? एम और ए लाघव चिन्ह लगा के। नेक्स्ट है अल्पविराम। थोड़े समय के ठहराव या एक से अधिक शब्दों यानी कि चीज़ों को दिखाने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पविराम कहते हैं। इसमें हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों को दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मुझे बाजार से दूध, ब्रेड, चावल और मक्का चाहिए। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? एक से ज़्यादा चीज़ दिखा रहे हैं कि दूध, ब्रेड और
मक्का चाहिए तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, अल्पविराम। और अब अल्पविराम का सिंबल कैसा होता है, ये है हमारा अल्पविराम। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं। सो ये समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अवयवी भाव समास, नेक्स्ट है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो समास टोटली हमारे 6 होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छ है वो संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है। सो देखिए, जो छ है वो एक संयुक्त वर्ण है जो का और शा के मेल से बना है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। अब मैंने आपको उन चारों को लिख के दिखा दिया क्योंकि कोई सा ही पूछा जा सकता है। का जो होता है वो छा जो होता है वो का और शा के मेल से बनता है। त्रा ता और रा के मेल से बनता है। ज्ञा जो होता है वो जा और उआ के मेल से बनता है। श्रा जो है वो शा और रा के मेल से बनता है। ये हमारे 4 संयुक्त वर्ण हैं जो कि हमारे हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं। दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। प्रत्यय क्या है, आई। तो देखिए इसके शब्द, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, लिख प्लस आई लिखाई। ये दो हमारे शब्द बन गए। अब देखिए क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं। मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया है क्योंकि पेपर में थोड़ा सा आपके पास टाइम हो एक्स्ट्रा और आप ज़्यादा तेज़ी से लिख लेते हो तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये शब्दांश जो होते हैं किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उसके अर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ये कहाँ जुड़ रहे हैं, शब्द के अंत में। यहाँ पे भी देखिए जो पढ़ है वो हमारा मूल शब्द है और मूल शब्द के अंत में जोड़ा गया है इन्हें। और जो ये शब्द बनता है नया शब्द, वो पहले अपने जो उसका मूल शब्द है उससे क्या होता है, मिलता जुलता होता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। जैसे कि पढ़ प्लस आई, पढ़ आई अपने मूल शब्द से ही मिलता जुलता है, इसके कोई भी अर्थ का चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। तो पहले आप डालेंगे मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे पॉइंट वाइज। इसके द्वारा हम अपने विचारों को की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। भाषा का सही ज्ञान और उसके मौखिक उपयोग हम सीखते हैं। किसके द्वारा, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा। तो मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा हम क्या क्या सीखते हैं, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं, शब्द भंडार में हमारी वृद्धि होती है, मौखिक का सही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और किस तरीके से उसका उपयोग करें वो भी हम सीख पाते हैं। उच्चारण भी हम मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र के प्रकार लिखिए। जो पत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, यह पत्र किसी अधिकारी या विशेष उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। ठीक है, किसके लिए लिखा जाएगा, किसी विशेष अधिकारी या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। इसमें औपचारिक भाषा और शब्दावली का उपयोग होता है। इसमें आडंबर वगैरह नहीं होते हैं और ये बहुत ज़्यादा संक्षिप्त होता है। और नेक्स्ट जो टाइप है पत्र का वो है हमारा अनौपचारिक पत्र। यह पत्र किसी मित्र को, परिवार के सदस्य को या जानने वाले को लिखे जाते हैं। इनकी जो भाषा होती है वो मतलब आम बोलचाल की भाषा होती है और इसमें पूरा संवाद होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि ये छोटे ही हों। तो ये होते हैं हमारे 2 प्रकार के पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक। यहाँ पे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। हमारे आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 7 होंगे। चलिए इनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप हेड डालेंगे गद्य शिक्षण। इस विधि में शिक्षक अपने गद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें जो आए हुए कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ बतलाता है, फिर बाद में सभी वाक्यों का सरलार्थ बताते हुए गद्यांश का अर्थ स्पष्ट करता है। ठीक है, आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से लिख के आना है कि पहले आप हेड डाल के गद्य को थोड़ा सा 2-3 लाइन में डिफाइन कर दीजिए कि गद्य क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें पूछा है गद्य के उद्देश्य। तो देखिए ये है हमारे गद्य शिक्षण के उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों में शब्द उच्चारण को शुद्ध करता है।
विद्यार्थियों में शब्दों का भंडारण को बढ़ाता है, भाषा से में संबंधित ज्ञान में वृद्धि करता है, छात्रों में रचनात्मक शक्ति का भी विकास करता है। और जो गद्य शिक्षण होता है उसके द्वारा हमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रचना इन सब का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो गद्य शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य है? पहला तो ये हमें शब्द उच्चारण को शुद्ध बनाता है। उसके अलावा ये क्या करता है, हमारे शब्द भंडारण में ही वृद्धि करता है, जो भाषा संबंधी ज्ञान होता है उसे बढ़ाता है और रचनात्मक शक्ति का भी विकास करता है। साथ ही साथ संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द रचना जैसी चीज़ों का भी ज्ञान प्रदान करता है। हमारा सेकंड लघु उत्तरीय प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रस्तुत करना ही मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। इसमें हम कम समय में अधिक विचारों को प्रस्तुत कर देते हैं। अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं लिखी हुई हैं ये, कथाएं, वाद विवाद, बातचीत, कहानी कहना, कविता पाठ और समाचार वाचन, ये सब किसकी विधाएं हैं? मौखिक अभिव्यक्ति की। अब हम देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति। अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना क्या कहलाता है? लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। इसमें योजना बनाना, लिखना और लिखे लेख की समीक्षा करना शामिल होता है। अब लिखित अभिव्यक्ति कौन कौन सी विशिष्ट विधाएं हैं? पहली है पत्र लेखन, दूसरी है एकांकी, नेक्स्ट निबंध लेखन, गति, नाटक लेखन, कविताएं लेखन, संवाद लेखन और गद्य, ये सब लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। तो पहले हम हेडिंग डाल सकते हैं छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु उपाय। तो उसके निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है ध्वनि यंत्रों का संपूर्ण ज्ञान कराना। बालकों को यह बताना अनिवार्य है कि ध्वनियाँ कैसे बनती हैं, ध्वनियों के उच्चारण में जीभ, ओष्ठ, कंठ आदि का क्या योगदान है, अल्पप्राण और महाप्राण हम किसे कहते हैं, उनमें क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। इन सभी तथ्यों पर उन्हें उदाहरण देकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, सो डैट वो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सके और शब्दों का एकदम सही उच्चारण कर सके। अगर वो किसी चीज़ का गलत उच्चारण कर रहे हैं तो उसी का भी सीख जाएंगे, इस ध्वनि को हमें किस तरीके से उच्चारित करना है। नेक्स्ट है उच्चारण प्रतियोगिताएं। कक्षा शिक्षण में मुख्यतः भाषा की कक्षा में उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराते रहना चाहिए, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता। एक फ्लो चार्ट बना है, देखिए आप इसे भी। आप भी एग्जाम में इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना के आंसर लिख के आइएगा, इससे आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उच्चारण संबंधी सुधार के उपाय। कठिन शब्दों का हमें श्यामपट्ट पर लिखकर फिर उनका अभ्यास कराना चाहिए। सर्वाधिक शुद्ध उच्चारण करने वाले बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे पुरस्कार देना चाहिए। छात्रों को व्याकरण का ज्ञान करा देना चाहिए, सो डैट बच्चे व्याकरण संबंधी कोई भी अशुद्धि ना करें। छात्रों को ऊंची आवाज़ में बोलने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए या फिर उन्हें सलाह देनी चाहिए ऐसी। और लास्ट है उन्हें वर्णमाला का सही ज्ञान करा देना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल किसे कहते हैं, काल के भेद लिखिए। तो सबसे पहले तो ये पूछा है कि काल किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे काल, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का पता चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के भेद कितने हैं? काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। आई होप आपको काल समझ में आया होगा। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का पता लगता है उसे हम क्या कह देते हैं, काल कह देते हैं। अब देखिए वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि रोहन साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है, अभी चला रहा है, तो कब हो रहा है काम, अभी वर्तमान समय में काम चल रहा है। नेक्स्ट है भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का बीते समय में होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, सोहन कल बाजार गया था, गया
था, यहाँ पे था आया है, मतलब कि पहले हो चुका है ये काम, अब तो ये नहीं चल रहा है काम, वर्तमान में तो नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये कौन सा है, भूतकाल। नेक्स्ट है भविष्यकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, श्याम विद्यालय जाएगा। देखिए वो जाएगा, अभी तक गया तो नहीं है, तो ये कौन सा काल है, भविष्यकाल। तो काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। और तीनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। तो पहले हम ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कविता होता क्या है। कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त होती हैं। इसमें रसानुभूति, भावबोध और सौंदर्य बोध होता है। पाठक की स्थिति व भाव के आधार पर कविता के एक से ज़्यादा भी अर्थ हो सकते हैं। देखिए, आप अच्छे मन से कोई कविता पढ़ेंगे तो वो आपको खुशी देने वाली लगेगी, लेकिन उसी कविता को अगर आप बुरे मन से, रोने वाले मन से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको ये कविता और ज़्यादा रुला रही है, दुख से भरी हुई है। तो जो किस तरीके का जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसका माइंडसेट कैसा है, उसका क्या होता है, कविता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। पहली तो ये है, कविता में छोटे शब्दों और संक्षिप्त शब्दों का उपयोग होना चाहिए। कविता के शब्द कविता के विषय से मिलते जुलते होने चाहिए। ये नहीं कि कविता देशभक्ति पे है और तुम जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हो, हंसी वाले हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कविता के विषय से रिलेटेड होने चाहिए। कविता के मुख्य बिंदु को अच्छे से व्यक्त करना चाहिए सो डैट पढ़ने वाला समझ सके कि यह कविता किस चीज़ पे केंद्रित है। कविता में प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण अच्छे से किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शब्द कविता में प्रयोग किए जाते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े कठिन होते हैं गद्य की अपेक्षा। तो इनको अच्छे से क्या करना चाहिए, उच्चारित करना चाहिए, अशुद्ध रूप में नहीं उच्चारित करना चाहिए। और कविता को 2 बार पढ़ना चाहिए। अभी कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातों का एक छोटा सा फ्लोचार्ट बना हुआ है, इसे भी देख लीजिए। पहला है, बीच में आप डालेंगे कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें। छात्रों की कल्पनाशीलता का विकास करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्य रचना का ध्यान देना चाहिए कि सही से वाक्य की रचना हुई है या फिर नहीं हुई है। शिक्षा का मकसद रसानुभूति होना चाहिए। ये नहीं कि बस बच्चे को कविता पढ़ा दिया और ख़त्म कर दिया, नहीं, उसको रस की अनुभूति होनी चाहिए। जो कवि बात कह रहा है वो उसे समझ में आनी चाहिए। छंद का ध्यान रखना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य का अनुभव कराना चाहिए। और जिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं कि उन्हें नज़रअंदाज कर दें, उनको श्याम पट में पर लिख के बच्चों को उनका अर्थ समझाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन की विशेषताएं लिखिए। आप पहले हेडिंग डालेंगे कि पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र की विशेषता पत्र के प्रकार पर निर्भर करती है कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, और उनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं थी। लेकिन कुछ बातें सभी पत्रों में समान समान रूप से प्रभाव डालती है या फिर वो उनकी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि अच्छी भाषा। अब किसी भी तरीके का पत्र, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, आप क्या करेंगे, उसमें अच्छी भाषा का उपयोग करेंगे। पत्रों की भाषा जो होनी चाहिए वो शुद्ध, स्पष्ट और पाठक के लिए पठनीय होनी चाहिए। ये नहीं कि इतना अच्छा आपने परिष्कृत करके उसे संस्कृत में लिख दिया और जिसको आप भेज रहे हो उसे संस्कृत ही नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या फ़ायदा, वो तो पढ़ नहीं पाएगा। तो मतलब पाठक को भी पठनीय होनी चाहिए। नेक्स्ट है उचित संबोधन। पत्र लेखन में पाठक के लिए संबोधन विशिष्ट महत्व रखता है। तो अतः कैसा संबोधन होना चाहिए, एकदम उचित होना चाहिए। संबोधन जैसे कि उसे किस तरीके से बुलाना है, हे प्रिय करके बुलाना है, मेरे मित्र करके बुलाना है, आदरणीय करके बुलाना है, इस तरीके से। त्रुटि मुक्त लेखन। जब हम लेखन का कार्य करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। ये नहीं उसमें बार बार ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक हो रही है, तो व्याकरण संबंधी कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये पत्र लेखन की विशेषता का एक और फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। ये नहीं कि वो लंबा चौड़ा आपने कच्चा चिट्ठा लिख के रखा है। जितनी ज़्यादा संक्षिप्तता उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इस पत्र में क्या करना चाहिए, हमें कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात को बोल देना चाहिए। पत्रों में हमें धमकी वाले शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पत्र में आत्मीयता झलकनी चाहिए, मतलब पढ़ने वाले इंसान को पता लगे
कि आप ऐसे इंसान हो, आप ये बातें करते हो, तो बिल्कुल उसी की छवि आपके पत्र में हो। पत्र में प्रयुक्त भाषा में आडंबर या दिखावा नहीं होना चाहिए। पत्र भेजने और प्राप्त करने वाले का नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हेडिंग डालेंगे क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उससे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण पहला है, हिरण तेज भागता है। तो यहाँ पे जो तेज है वो क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया भागता है, भागता की विशेषता बताता है। नेक्स्ट उदाहरण है, राम अच्छा लड़का है, नाम अच्छा लिखता है। इस वाक्य में जो अच्छा है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है एक क्रिया की जो कि है लिखता। हमारा लास्ट उदाहरण है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया चलता की विशेषता बता रहा है। तो आज यहीं पे हमारा ये पेपर सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो के जितने भी आंसर लिखे हुए हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखे हुए हैं, क्रिस्प लिखे हुए हैं। जितने आपको पेपर में लिखने होंगे उतने ही, और फ्लो चार्ट भी बने हुए हैं और इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू ही ये सारे क्वेश्चन लर्न हो गए होंगे। और इसके बाद की जो वीडियो है, मतलब जो पेपर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय एंड हैव अ गुड डे।